ये कहानी है प्रार्थना की, जो कि एक छोटे से गांव सिरसी में रहती थी। प्रार्थना के पिता उसके लिए एक लड़का देख रहे थे। तभी गांव के जमींदार साहब प्रार्थना के लिए शहर के लड़के पंकज का रिश्ता लेकर आते हैं। सुभाष, तेरी लड़की शहर में बहुत खुश रहेगी और तू चाहता ही था कि तेरी बेटी प्रार्थना की शादी शहर में हो। अब एक काम कर, जल्दी से लड़के के लिए हाँ कर दे। बहुत अच्छा रिश्ता है। आज शाम को ही लड़का और उसकी माँ प्रार्थना को देखने आने वाले हैं। ठीक है जमींदार साहब, मैं प्रार्थना की माँ को बोल देता हूँ, वो उसे तैयार कर देगी। शाम को लड़के वाले प्रार्थना को देखने आते हैं। देखिए भाई साहब, हमें आपकी प्रार्थना बहुत पसंद है। जमींदार साहब तो पिछले 6 महीने से हमें जानते हैं। हम इनसे अनाज वगैरह खरीदते रहते हैं। हाँ, वो तो इन्हें अपने लड़के पंकज के लिए शहर की जगह गांव की लड़की चाहिए थी, तो मुझे लगा कि प्रार्थना बिटिया से अच्छी लड़की और कौन हो सकती है। देखिए भाई साहब, हमें दहेज में 10 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं पंकज की दुकान छोटी पड़ती है, तो वो शादी के बाद दुकान बड़ी लेकर, अब हमारा काम तो आगे बढ़ाना ही है, और फिर प्रार्थना बिटिया के पैर हमारे घर में पड़ेंगे तो लक्ष्मी तो साथ आनी ही चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगा। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे गांव में आज तक किसी लड़की की शादी शहर में नहीं हुई। पहली बार कोई लड़की शहर शादी करके जाएगी और वो खुशनसीब हमारी प्रार्थना होगी। हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। बस, तो फिर प्रार्थना आज से हमारी बहू हो गई। आओ प्रार्थना, यहाँ बैठो। प्रार्थना जैसे ही पंकज और उसकी माँ के पास जाकर बैठने लगती है, उसका पालतू कुत्ता भीमा पंकज और उसकी माँ पर भौंकने लगता है और वो दोनों घबरा जाते हैं। भीमा, नहीं, ऐसे नहीं करते। जाओ, वहां बाहर आंगन में जाकर बैठो। भीमा बचपन से ही प्रार्थना के पास पला है। ये इसे बहुत प्यार करता है। प्रार्थना आपके पास जाकर बैठी थी ना, तो उसे लगा कि आप लोग अनजान हो, कहीं प्रार्थना को कोई नुकसान न पहुंचा दो, इसलिए ही ऐसा कर रहा है। प्रार्थना का रिश्ता पक्का हो जाता है। उसके पिता सुभाष ने अपनी जमीन बेच दी और 10 लाख रुपए पंकज की मां को दे दिए। पर शादी हो जाने के बाद जब प्रार्थना की डोली ले जाने का समय आया, देखिए भाई साहब, आप हमें गलत मत समझना। वो हमारे कुल गुरुजी ने कल रात में ही हमें फोन किया था। उनका कहना है कि प्रार्थना की डोली अभी ससुराल ना ही जाए तो बेहतर रहेगा। अभी कोई अपशगुन का साया चल रहा है। वैसे कोई घबराने की बात नहीं है। प्रार्थना का गौना 15 दिन के बाद का शुभ मुहूर्त है, तब कर दीजिएगा। मैं खुद प्रार्थना को लेने आऊंगी। माँ, अब तो हमने नई कार भी खरीद ली है। कुछ दिनों बाद नई कार आ जाएगी। बस, फिर तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। प्रार्थना नई कार में ही अपने ससुराल जाएगी। और फिर पंकज और उसकी माँ प्रार्थना को लिए बिना ही शादी करके वापस शहर लौट जाते हैं। प्रार्थना के माता पिता उनके आने का इंतजार करते रहते हैं। शादी को हुए 1 महीना बीत चुका था। प्रार्थना के पिता को अब चिंता होने लगी थी। जमींदार साहब, आपने उस नंबर पर फोन किया जो नंबर आपके पास है? मैंने तो उसी नंबर पर फोन किया है, पर नंबर बंद आ रहा है। आपके पास उनका कोई पता हो तो वो दे दीजिए। प्रार्थना अकेले ही शहर जाने की जिद करती है। माँ, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं शहर पहुंचकर आपको फोन कर दूंगी। अब आप दोनों भी मेरे साथ जाओगे तो गांव का काम कैसे देखोगे? आने जाने में बहुत खर्चा होगा। पहले ही आप मेरी शादी के लिए इतना कुछ दे चुके हो, और फिर मैं भीमा को अपने साथ ले जा रही हूँ। भीमा के होते हुए मुझे किसी बात का डर नहीं है। ठीक है मेरी बच्ची, जैसी तेरी इच्छा। भगवान तेरी हमेशा रक्षा करे। प्रार्थना भीमा को लेकर पंकज के पते पर शहर पहुंचती है, पर वहां तो सब कुछ बदला हुआ था। पंकज की शादी की तैयारियां चल रही थी और पंकज की माँ और पंकज प्रार्थना को पहचानने से इनकार कर देते हैं और प्रार्थना को धक्के मारकर और मार पीट कर बाहर निकाल देते हैं। भीमा उन पर भौंकता है, पर वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। प्रार्थना रोने लगती है। तभी भीमा सड़क की ओर भागता है और आते जाते लोगों को भौंक कर मदद के लिए बुलाने लगता है। भीमा सड़क पर जाते एक व्यक्ति की कमीज पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर खींचने लगता है। अरे क्या हुआ? तुमने मेरी कमीज क्यों पकड़ ली? अरे ये किसका कुत्ता है? अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
अरे रुको रुको, मैं चलता हूँ। भगवान के लिए दरवाजा खोल दीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा मत कीजिए, मेरे साथ गलत मत कीजिए। अरे आप इस तरह से रो क्यों रही हैं? अच्छा, ये तुम्हारी मालकिन है, तभी तुम मुझे इनके पास लेकर आए हो। घबराओ नहीं, तुम्हारी मालकिन को कुछ नहीं होगा। सुनिए, आप मेरे घर चलिए, मेरा घर पास में ही है। उस व्यक्ति का नाम अनिल था। अनिल प्रार्थना और भीमा को अपने साथ ले आता है। अनिल जी, मैं क्या करूं? मैं अपने गांव वापस नहीं लौट सकती हूँ। मेरे माँ बाबूजी मर जाएंगे अगर उन्होंने मुझे इस हाल में देखा। मैं गांव नहीं जाना चाहती अनिल जी। गांव में मेरे माँ बाबूजी की बहुत बदनामी होगी। आप चाहें तो आप यहां रह सकती हैं। आपको यहां पर किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना उस दिन से अनिल के घर पर रहने लगती है। अनिल के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वो अपनी दादी माँ के साथ रहता था। प्रार्थना के आ जाने से अनिल की दादी को बहुत आराम मिलता है। प्रार्थना उनकी खूब सेवा करती थी और साथ ही साथ प्रार्थना के आ जाने से घर में बहुत बदलाव आ गया था। ये देखकर अनिल के मन में प्रार्थना के लिए प्यार और सम्मान पनपने लगता है। भीमा भी अब अनिल और उसकी दादी माँ का लाडला हो गया था। वो उसके साथ बहुत खेलते थे। उधर पंकज जिस लड़की से शादी करता है वो धोखेबाज निकलती है और सब कुछ लूटकर और उन्हें कंगाल करके किसी और के साथ भाग जाती है। पंकज और उसकी माँ सड़क पर आ जाते हैं। वो भूखे प्यासे फुटपाथ पर बैठे थे। माँ, शायद हमें हमारे किए का फल मिल रहा है। ना मैं प्रार्थना को धोखा देता और ना ही हमारे साथ ऐसा होता। शिवानी मुझे धोखा देकर चली गई। हमारे पास जो भी कुछ था सब कुछ खत्म हो गया। माँ, पंकज, हमें प्रार्थना से माफी मांगनी चाहिए। मैंने देखा है वो यही शहर में ही है। अगर वो हमें मिल जाएगी तो हम उसके मायके में जाकर रह लेंगे। पंकज और उसकी माँ अनिल के घर जाते हैं, पर भीमा उन्हें देखकर भौंकने लगता है। उन दोनों की लाचार हालत को देखकर कुछ देर के लिए प्रार्थना का मन पिघलने लगता है। वो उन दोनों के लिए खाने का सामान और कुछ रुपए लाती है। घबराइए नहीं, मैंने भीमा को बांध दिया है, ये आपको नहीं काटेगा। मैं जानता था प्रार्थना, तुम आज भी मेरे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए मेरी इतनी परवाह कर रही हो। मुझे माफ कर दो प्रार्थना। हाँ प्रार्थना, हमें माफ कर दे। हम तीनों मिलकर बहुत खुशी से रहेंगे। हमने तेरे साथ बहुत गलत किया। अनिल जी, ये कुछ खाने का सामान और कुछ रुपए इन दोनों को दे दीजिए। ये जहां भी जाएंगे इन दोनों के काम आएगा। और हाँ, ये धोखेबाज लोग जब चले जाएं तो आप दरवाजा बंद करके भीमा की रस्सी खोल दीजिएगा। मैं दादी माँ के लिए दूध वाला दलिया बनाने जा रही हूँ। उनकी दवाई का टाइम हो रहा है। प्रार्थना की बातों को सुनकर पंकज और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अनिल प्रार्थना से शादी कर लेता है। सारी बात प्रार्थना के माँ बाबूजी को पता चलती है तो वो भी अपनी बेटी की हिम्मत देखकर बहुत खुश होते हैं। जमींदार को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बिना परखे ही अनजान रिश्ता सुभाष को बता दिया। प्रार्थना, आज भीमा के कारण ही तुम मेरी जिंदगी में आई हो। तुम इस शादी से खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूं अनिल। प्रार्थना के इतना कहते ही भीमा अनिल और प्रार्थना की गोदी में आ जाता है और दोनों उसको प्यार करने लगते हैं। सरला अलीगढ़ शहर में रहती थी। सरला के पति की बर्तनों की फैक्ट्री थी। सरला के दोनों बेटे मानव और मोहित अपने पिता के साथ ही फैक्ट्री संभालते थे। सरला के दोनों बेटों की शादी हो चुकी होती है। सरला की बड़ी बहू रीमा एक अमीर घर से आई हुई थी। रीमा शादी के बाद बहुत सारा दहेज भी साथ लेकर आई थी, इसलिए वो और ज्यादा अपनी अमीरी पर इतराती थी। सरला की छोटी बहू दीपा बहुत ही गरीब घर से आई थी। मोहित की शादी उसके पिता शशि नारायण की मर्जी से हुई थी, क्योंकि शशि नारायण ने अपने मित्र यानी कि दीपा के पिता को मरते वक्त वचन दिया था। दीपा बहुत ही संस्कारी बहू थी, पर वो अपनी सास सरला की जितनी मर्जी सेवा कर ले, सरला फिर भी रीमा के ही गुण गाती रहती थी। दीपा को सरला हर वक्त ताने देती थी। शशि नारायण सरला के स्वभाव को जानता था। सरला का अमीर और गरीब बहू में फर्क करना लगातार बढ़ रहा था। इसी वजह से रीमा भी दीपा को हर किसी के सामने बेइज्जत करती रहती थी। सरला का जन्मदिन आने वाला था। सरला के जन्मदिन पर रीमा और दीपा दोनों के परिवार वाले आते हैं।
रीमा के माता पिता और भाई सरला के लिए ढेर सारे महंगे उपहार लाते हैं। रीमा का भाई सरला को उपहार में महंगा फोन देता है, जिसे देखकर सरला खुशी से फूली नहीं समाती। तभी दीपा की माँ और भाई सरला को बेडशीट, साड़ी और फल व मिठाई उपहार में देते हैं, जिसे लेकर सरला मुंह सिकोड़ने लगती है और एक तरफ रख देती है। दीपा शर्मिंदगी महसूस करती है। तभी शशि नारायण वहां आता है। अरे दीपा बहू, अपनी माताजी और भाई को कुछ खिलाओ पिलाओ, दूर से सफर करके आए हैं। सरला के व्यवहार को सभी जानते थे कि वो रीमा के मायके वालों को ज्यादा पूछती थी। एक दिन अचानक शशि नारायण की तबीयत बिगड़ जाती है और हार्ट अटैक से शशि नारायण का देहांत हो जाता है। अब रीमा हर वक्त सरला को दीपा के लिए भड़काने लगी। वो अपने पति मानव से बोली, मानव, पिताजी मरते वक्त ये घर माँ जी के नाम कर गए हैं और फैक्ट्री का आधा आधा हिस्सा आपके और मोहित के नाम। आप मोहित को फैक्ट्री का आधा हिस्सा देकर रफा दफा करो। बाकी घर कैसे अपने कब्जे में लेना है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आखिर तुम ऐसा क्या करने वाली हो, कुछ पता तो चले। बस तुम देखते जाओ मेरा खेल। माँ जी, आपको तो पता ही है इस दीपा के मायके वाले कितने भिखारी हैं। कहीं ऐसा ना हो बाबूजी के द्वारा दिया गया फैक्ट्री का हिस्सा अपने मायके वालों पर उड़ा दे। मोहित तो वैसे भी सीधा है, इसकी मीठी मीठी बातों में आकर फैक्ट्री दीपा के मायके वालों के नाम ना कर दे। और माँ जी, आपने तो हमारे साथ ही रहना है। आप तो जानती हो मेरे मायके वाले कितने अमीर हैं। मेरे लिए ये फैक्ट्री और घर कुछ भी नहीं, पर आपकी जान की सुरक्षा के लिए आप एक काम करो, ये घर मेरे नाम कर दो। रीमा धोखे से घर अपने नाम करवा देती है। सरला घर के कागजात पर साइन कर देती है। रीमा के कहने पर मानव मोहित से कहता है, मोहित देख, अब पिताजी भी नहीं रहे तो आगे हम दोनों का भी परिवार बनेगा। फैक्ट्री बेचकर दोनों आधा आधा हिस्सा बाबूजी की जायदाद के हिसाब से रख लेते हैं। तुम अपने लिए कोई घर ढूंढ लो, इस वक्त अलग होना ही सही रहेगा। पर भैया, ये घर तो माँ के नाम है ना? नहीं मोहित, मैंने ये घर रीमा बहू के नाम कर दिया है और मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही दीपा को लेकर अलग रहने चला जाऊंगा। मोहित और दीपा दुखी मन से अलग घर में रहने चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही रीमा अपने रंग दिखाने लगती है। एक दिन वो सरला से कहती है, माँ जी, मैं और मानव आज मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप खाना बना लेना, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सरला उनके जाने के बाद रसोई में खाना बनाने जाती है। इतने वक्त बाद खाना बनाते हुए उसे दीपा बहू की याद आ जाती है कि दीपा सरला को गर्म गर्म रोटियां सेक कर खिलाती थी। सरला रोने लगती है क्योंकि आज वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। अब तो रीमा घर के काम भी सरला से ही करवाने लगी। एक दिन, माँ जी, मैंने आपसे बोला था कि झाड़ू पोछा सुबह जल्दी उठकर कर लिया करो। आप इतनी देर तक सोती रहती हैं, तो घर के काम निपटाने में तो पूरा दिन लगा दोगी। बहू, वो कल रात में बीपी थोड़ा बढ़ गया था, तो दवाई लेकर सोई थी। तो क्या हुआ, बीपी तो बढ़ा था, कहीं जान तो नहीं गई जो इतना नाटक दिखा रही हो? काम से बचने के लिए इस घर में रहना है तो टाइम पर काम करना होगा। रीमा बहू, तुम तो ऐसी नहीं थी, और ये घर मेरा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ जी, ये घर अब आपका नहीं मेरा है, आपने मेरे नाम कर दिया था। अब चुपचाप रहना है तो रहो इस घर में, वरना बाहर का रास्ता खुला है। सरला रोती हुई अपने पति को याद करती है। अपनी बहू दीपा पर किए अत्याचारों के लिए वो बहुत पश्चाताप करती है। उसे याद आता है वो किस तरह दीपा को ताने देती थी। वही ताने आज रीमा के मुंह से वो खुद सुन रही है। धीरे धीरे रीमा अब अपने मायके वालों को भी रोजाना अपने घर बुलाने लगी। मानव और रीमा दोनों बस रीमा के परिवार वालों के साथ सारा दिन पार्टियों और बाजारों में घूमने लगे। कभी पिकनिक पर शहर से बाहर चले जाते। सरला बिल्कुल अकेली रह जाती। एक दिन रीमा का भाई घर आता है। मानव से कहता है, अरे जीजू, ये छोटी मोटी दुकान खोलने में कुछ नहीं कमा पाओगे, कोई नया हाथ मारो। मेरी मानो तो शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, बहुत कमाई है। और उसके लिए आपको ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। कुछ टाइम किराए के घर में गुजारा कर लेना, फिर कुछ समय बाद
जब पैसे आ जाएंगे तो इसे बेचकर एक बड़ी कोठी खरीद लेना। क्यों दीदी, मैं सही बोल रहा हूं ना? अरे मेरा भाई कभी गलत बोल ही नहीं सकता। सुनो जी, तरुण भैया का ये आइडिया मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। हम ये घर गिरवी रखकर शेयर खरीद लेते हैं। तुम लोग मेरे होते हुए ये घर गिरवी नहीं रख सकते। ये घर तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। उनकी यादें आज भी इस घर में जिंदा हैं। माँ, रीमा और तरुण अगर बोल रहे हैं तो घर बेचने में नुकसान कैसा? हम पैसे कमाकर एक बड़ी नई कोठी ले लेंगे। वैसे भी ये घर अब पुराना हो चुका है। माँ जी, आपको अगर यहाँ नहीं रहना तो आप यहाँ से जा सकती हैं। सरला परेशान होकर घर से निकल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। वो रास्ते में ठोकर खाकर गिरने लगती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। सरला मुंह उठाकर देखती है। मोहित, मेरा बच्चा, तू कहाँ था मेरे बेटे? मुझे अपने साथ ले चल। रो मत माँ, चलो घर चलो, घर चलकर सारी बात करते हैं। सरला मोहित के साथ घर पहुंचती है। दीपा उसे देखकर खुशी से फूले नहीं समाती। वो सरला के पैर छूती है और गले लग जाती है। माँ जी, आप इतने दिनों बाद, आज आपको कितने दिनों बाद देख रही हूँ। आपको देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई। माँ जी आओ बैठो, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। मोहित जाओ ना, बाजार से गरम गरम समोसे ले आओ। माँ जी को चाय के साथ समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। माँ जी, मैं थोड़ा सा पोहा भी बना लेती हूँ। आपको पोहा बहुत पसंद है ना? बस कर बहू, इतना प्यार मत दे, मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ। मोहित के बार बार जिद करने पर सरला सारी बात बताती है। मोहित और दीपा भी माँ की सारी बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। मोहित सरला से कहता है, माँ, अब आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप हमारे पास ही रहोगी। हाँ माँ जी, ये ठीक कह रहे हैं, अब से आप हमारे पास ही रहो। मोहित मानव को फोन करके बता देता है कि माँ अब उनके साथ ही रहेंगी। मानव रीमा कुछ नहीं बोलते। रीमा को ये लगता है कि चलो अच्छा है, बला टली। दीपा सरला की बहुत सेवा करती है, उसका बहुत ध्यान रखती है। ये देखकर सरला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उधर मानव को रीमा का भाई बताता है कि मानव ने घर को गिरवी रखकर जो शेयर खरीदे थे वो सारे शेयर डूब चुके हैं। ये सुनकर मानव सिर पकड़कर बैठ जाता है। रीमा भी ये सुनकर सदमे में आ जाती है। शेयर खरीदने के चक्कर में मानव ने अपना घर और दुकान भी गिरवी रख दिए थे। मानव का सब कुछ तबाह हो गया था। मानव की ये हालत देखकर रीमा के भाई और मायके वालों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। वो भी अब रीमा से बात करने से कतराते थे। रीमा जिस मायके की अमीरी का घमंड करती थी, आज वो चूर चूर हो चुका था। बुरे वक्त में उसके मायके वालों ने भी साथ नहीं दिया। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है। रीमा और मानव के घर खाली करने की बात जब मोहित को पता चलती है तो वो मानव से बात करता है। मोहित अपनी माँ से वादा करता है कि वो पिताजी की निशानी को किसी और हाथ में नहीं जाने देगा। मोहित पैसे देकर अपने गिरवी घर को छुड़ा लेता है। रीमा और मानव बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी दीपा और सरला भी वहां आ जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज अपने और पराये में भेद पता चल गया। मैं मायके की जिस अमीरी का घमंड करती थी, वो घमंड आज चूर चूर हो चुका है। सरला अपने बहू बेटों के साथ पति की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ती है। सरला को समझ आ चुका होता है, अमीर बहू गरीब बहू का भेदभाव घर की खुशहाली भंग कर देता है। उस दिन के बाद सरला दोनों बहुओं को प्यार करने लगी और परिवार की खुशहाली फिर से वापस आ गई।